हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 4 पार्ट 1 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रासायनिक आबंध और आणविक संरचना ये वाले यूनिट शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले कुछ इसमें इंट्रोडक्शन टाइप से हम पढ़ लेंगे जिससे कि हमें ये चैप्टर फिर बाद में समझ में आने लगे। सबसे पहले है कि ये इसी को हम वैलेंसी के नाम से, संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैलेंसी शब्द आया कहाँ से। तो एक फ्रैंकलैंड नाम का रासायनिक था। इसने तत्वों के जो एटम्स हैं, उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं, उनकी संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए लैटिन शब्द वैलेंसिया का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड ने किया। फ्रैंकलैंड रासायनिक ने तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता को, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी को या कॉम्बिनेशन पावर को समझाने के लिए एक लैटिन शब्द वैलेंसिया का प्रयोग किया। इस लैटिन शब्द का अर्थ होता है पावर और कैपेसिटी। अर्थात जैसे CH4 तो कार्बन तत्व हाइड्रोजन के 4 एटम से संयोग करता है, यानी कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से संयोग करने की क्षमता रखता है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होगी। इसी प्रकार से नाइट्रोजन तत्व हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करता है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार से एक शब्द आता है केमिकल बॉन्ड। इसको हम और अभी डिटेल में लेंगे, लेकिन पहले मेन पॉइंट्स हम आपको क्लियर कर दें। केमिकल बॉन्ड रासायनिक आबंध तो किसे कहते हैं? तो वह आकर्षण बल, वह अट्रैक्शन फोर्स जो परमाणुओं को, अणुओं को, आयनों को परस्पर बांधे रखता है और इन्हें स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड 3 प्रकार के हो सकते हैं जनरली: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके अलावा भी कुछ बॉन्ड होते हैं, ये 3 बॉन्ड तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इनके अलावा एक मेटालिक बॉन्ड होता है जो धातुओं के मध्य बनता है, एक वंडरवाल बॉन्ड होता है जो अणुओं के मध्य बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि परमाणुओं के मध्य या अणुओं के मध्य या आयनों के मध्य लगने वाला वह आकर्षण बल जो उनको परस्पर बांधे रखता है। फिर इसी प्रकार से हम अपनी वैलेंसी शब्द की बात हुई थी ऊपर कि वैलेंसी शब्द वैलेंसिया से बना, जिसका अर्थ है पावर और कैपेसिटी, लेकिन फ्रैंकलैंड ने इसका यूज़ किया। तो उसी के आधार पर हम परिभाषा दे रहे हैं वैलेंसी शब्द की कि किसी अणु में परमाणु जितने केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोई अणु अन्य परमाणुओं से जितने केमिकल बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, यानी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु से 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। यानी कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। इसी प्रकार से हम एक नया शब्द है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल किसे कहते हैं? तो वैलेंसी सेल में की परिभाषा में हम बोलेंगे कोई भी एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं किसी एटम में उपस्थित सेल जिनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। किसी एटम में उपस्थित वे सेल जिनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, उन सेलों को हम वैलेंसी सेल कहते हैं तथा उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम वैलेंसी सेल कह देते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो सिंपल भाषा में ये समझ लें कि किसी एटम के बाहरी कोश को ही हम वैलेंसी सेल कहते हैं और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसका कारण ये होता है कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया, क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2, 8, 7, पहला, दूसरा, तीसरा कोष इसका अंतिम कोष है और अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। यही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं इस सेल को कहेंगे वैलेंसी सेल। ऐसी सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1, तो इसका भी थर्ड कोष ही वैलेंसी, कुल अंतिम कोष कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल, यही कहलाएगा, और इसी को हम वैलेंसी सेल कहते हैं, और इसी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो इनके बीच में तो यही वैलेंसी सेल कहलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में ये बॉन्ड बनाने में यही इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। फिर इसी को समझाने, वैलेंसी को समझाने के लिए सर्वप्रथम कोसले और लुईस ने 1916 में वैलेंसी को इलेक्ट्रॉनिक आधार पर समझाया, और जो लैंगमूर नामक साइंटिस्ट था उसने इसको पूर्णता प्रदान करी 1919 में, और इसके कुछ पॉइंट्स दिए। वो पॉइंट्स निम्न हैं। किसी तत्व की जो संयोजकता है उस तत्व के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ये पहला पॉइंट था, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। फिर उन्होंने कहा यदि कोई तत्व ऐसा है जिसके वैलेंसी सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, या जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहरी कोश का NS2 NP6 है, तो वो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं, और उनकी संयोजकता शून्य होती है, अर्थात वो एक दूसरे से संयोग नहीं करते। जैसे 0 ग्रुप के सदस्य हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय हैं, इनकी संयोजकता शून्य है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 2 हैं, इसके देखो 2, 8, 8 हैं, 18, 2, 8, 8 हैं, तो इस तरीके से इनके बाहरी कोश में हीलियम को छोड़कर बाकी सबके बाहरी कोश में 8 हैं, तो इस तरीके से ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। अगले पॉइंट में वो ये कहते हैं जिन तत्वों के आउटर मोस्ट सेल या वैलेंसी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या साझे के द्वारा अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और क्योंकि ये जो कंडीशंस होती है, जिस आउटर मोस्ट सेल में जिसके 8 होते हैं, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो आइडियल स्टेबल कंडीशन होती है। तो उस आइडियल स्टेबल कंडीशन को एक्वायर करने की सभी एटम्स की इच्छा होती है, सभी एलिमेंट्स की इच्छा होती है, सभी आदर्श स्थायी बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं। इसी प्रवृत्ति को हम अष्टक नियम भी कहते हैं। यथार्थ कौन सी प्रवृत्ति? जिसके द्वारा वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये बाहरी कोश में 8 नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अंतिम कोश, पहला कोश ही अंतिम कोश है, और उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। तो ये जो तत्व हैं वो हीलियम जैसे हीलियम के बाहरी कोश में 2 हैं, तो ये आइडियल स्टेबल है, ये भी क्रिया नहीं करता। इसी प्रकार से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम भी हीलियम जैसा विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, और ये स्थायी माने जाते हैं, लेकिन इनके बाहरी कोश में 8 नहीं होते। इसी प्रकार से फिर उन्होंने ये कहा कि जो तत्व हैं वो अपने जिनके बाहरी कोश में 8 से कम होते हैं, वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन निम्न 3 प्रकार से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं, और इसी को हम वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, इसे हम सहसंयोजकता कहते हैं या सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की एक तरफा साझेदारी से इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इस बैलेंसी को हम कोऑर्डिनेट बैलेंसी कहते हैं। से इस अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे।